नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एक पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद में एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो। वैसे वीडियो बनाए हुए अब की बार काफ़ी दिन हो गए, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में मैंने एक बार फिर वीडियो बनाने की सोची। क्लास 9th जो है उसकी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा नामक जो पुस्तक है, वहाँ से मैं वीडियो लेकर आया हूँ अध्याय नंबर 1 से। तो चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति है, लेकिन 1857 की क्रांति में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मराठा और राजस्थान से। देखिए, मराठा और राजस्थान से शुरुआत करने से पहले मैं राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान शब्द आया कहाँ से। देखिए क्या है राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान की अगर हम बात करें सर्वप्रथम कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया, तो सर्वप्रथम राजस्थान इसे कहा नहीं जाता था, बल्कि इसे कहा जाता था राजपूताना। लेकिन उससे पहले ये भी देखेंगे कि आखिरकार राजस्थान की आकृति कैसी है। देखिए, राजस्थान की आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। अगर राजस्थान का मानचित्र बनाना नहीं आता तो पहले एक पतंग बनाइए। इस पतंग जैसी ही हमारे राजस्थान की क्या है, आकृति है। ये पतंग है और इसके ऊपर से इस तरह से राजस्थान का मानचित्र तुम बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा मानचित्र लिया है मैंने राजस्थान का, इसको समझाने के लिए। तो हमारे इस राजस्थान की आकृति कैसी हो गई, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। तो इसकी आकृति है कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर कह दे पतंगाकार। पतंग जैसी इसकी आकृति है। अब इस राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नहीं कहा जाता था, बल्कि इस राजस्थान को कहा जाता था राजपूताना। अब देखिए, इस राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहा किसने, वो देखिए। इस राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे, जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहा था। वो कहा था 1800 ईस्वी में। कब कहा था, 1800 ईस्वी में। लेकिन बात यह आती है कि इस राजस्थान को राजस्थान शब्द किसने दिया, तो राजपूताना शब्द के बाद में इसे कहा गया राजस्थान, या फिर कहते राजस्थान। अब ये राजस्थान का अर्थ क्या होता है, देखिए राजस्थान के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान। अब राजा कौन से थे, राजा थे राजपूत। कौन से राजा अधिक रहा करते थे यहाँ पर, राजपूत राजा अधिक रहा करते थे। और इसी राजपूत राजाओं के संदर्भ में इसे पहले राजपूताना कहा, और बाद में राजपूताना के बाद में इसे राजस्थान कहा। और ये राजस्थान शब्द कहा किसने, वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान कहा कब, तो इसे कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में क्या कहा, राजस्थान कहा। और इसकी एक पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की। देखिए, कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेजी विद्वान थे। वैसे तो अंग्रेजी विद्वान थे, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम इस राजपूताना को राजस्थान शब्द कहा, और वो कहा 1829 में। पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इसकी पुस्तक का नाम था। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में ही सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने इस राजपूताना को राजस्थान कहा था। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड को कुछ उपनाम से भी जाना जाता है। एक कहा जाता है इसे घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसको घोड़े वाला बाबा तो कहते ही कहते हैं, लेकिन राजस्थान के इतिहासकार अर्थात राजस्थान के जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास, इसके जनक भी इसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के
जनक कह दे या पिता कह दे, वो भी कौन, कर्नल चैम्स्टोन। तो ये हुई बात राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। इसके बाद में हम बात करेंगे मराठा और राजस्थान की। तो शुरू करते हैं मराठा और राजस्थान को। देखिए यहाँ पर रहते थे मराठा और इधर महाराष्ट्र था, और इस महाराष्ट्र में कौन रहते थे, मराठा रहते थे। अब सवाल ये आता है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया। तो जो मराठा शक्ति थी इसको सर्वप्रथम संगठित करने का कार्य किसने किया। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का कार्य किया शिवाजी ने। अब शिवाजी कहाँ के, महाराष्ट्र के। कौन, मराठा। तो ये छत्रपति शिवाजी मराठों के सबसे महान नेता हुए, सबसे महान राजा हुए। इस शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के जन्म की अगर हम बात करें तो इसका जन्म हुआ शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ, शिवनेर दुर्ग में, जो महाराष्ट्र में है शिवनेर दुर्ग, यहाँ पर इसका जन्म हुआ 1627 ईसा पूर्व में, 1627 ईस्वी में। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, शिवनेर दुर्ग में हुआ, 1627 में हुआ। माँ जीजाबाई थी, पिता शहाजी थे। लेकिन यहाँ पर हम केवल ये बात करेंगे मराठा और राजस्थान के बारे में। तो देखिए मराठों ने क्या किया, राजस्थान में प्रवेश करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उन्होंने देखा कि राजस्थान की जो राज व्यवस्था थी वो सबसे शानदार राज व्यवस्था थी, और राजस्थान में रहकर मराठा जो थे ये राजस्थान में रहकर के संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे ये अधिकार कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन मराठों ने राजस्थान में प्रवेश करने की कोशिश की। तो राजस्थान में इन मराठों ने प्रवेश करने की कोशिश की, कहाँ से की, मेवाड़ से की। तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि बताइए मराठों ने राजस्थान में प्रवेश करने की कोशिश कहाँ से की, मेवाड़ से की। अब मेवाड़ में इन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया 1711 ईस्वी में। कब किया, 1711 ईस्वी में। मराठों ने मेवाड़ का एक मंदसौर क्षेत्र पड़ता है, ये बात है मई 1711 की। कब की बात है, मई 1711 की। और मेवाड़ का क्षेत्र था मंदसौर। आज मंदसौर एमपी में पड़ता है, लेकिन उस समय ये मंदसौर क्षेत्र राजस्थान में ही पड़ता था। तो यहाँ पर मराठों ने 1711 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से प्रवेश किया। सवाल यह आता है कि मराठों ने, किन्होंने, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से किया, सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से किया। तो मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया मई 1711 ईस्वी में मेवाड़ से। मेवाड़ का कौन सा क्षेत्र, मेवाड़ का मंदसौर क्षेत्र, मेवाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जैसे ही प्रवेश किया तो इन्होंने, मराठों ने मेवाड़ क्षेत्र से धन इकट्ठा किया, धन लूटा, लूटपाट मचाई। और यहाँ तक मई 1711 में मेवाड़ से मराठों ने क्या किया, धन इकट्ठा किया। क्या किया, धन इकट्ठा किया। तो सवाल ये भी आता है कि बताइए राजस्थान में मराठों ने किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया। तो राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम मई 1711 में मेवाड़ क्षेत्र से प्रवेश किया और वहीं से धन इकट्ठा किया। आगे चले ये, और आगे चलते चलते ये पहुंच गए कोटा और बूंदी में। अब यहाँ कोटा और बूंदी में जैसे ही पहुंचे ये, तो कोटा और बूंदी में पहुंच करके मराठों ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। और वो आक्रमण किया 1726 ईस्वी में। कब किया, 1726 ईस्वी में। एक बार ये मिटा देते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे यहाँ पर कोटा और बूंदी में आए, और कोटा बूंदी में आकर के इन्होंने 1726 में क्या किया, आक्रमण किया और कोटा बूंदी पर विजय प्राप्त की। लेकिन सवाल यह है कि मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश कब किया, तो मई 1711। और 1724 के बाद तो इनके आक्रमण की धार भी तेज होने लगी। तो सवाल अगर आए कि मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज होने लगी, तो मराठा आक्रमणों की जो धार थी ना, मराठा आक्रमणों की धार तेज होने लगी। कहाँ पर होने लगी, राजस्थान में।
मराठा आक्रमणों की धार तेज होने लगी राजस्थान में 1724 ईस्वी से। कब से? 1724 ईस्वी से। तो ध्यान रखना, प्रश्न आए अगर कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कब प्रवेश किया? मई 1711 में प्रवेश किया। कहाँ से किया? मंदसौर क्षेत्र मेवाड़ से किया। और राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज हुई? तो राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार तेज हुई 1724 ईस्वी से। लेकिन प्रश्न आए कि मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया? तो मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया 1726 ईस्वी में। कब किया? 1726 ईस्वी में। इसके बाद में मराठा चले कहाँ पर? वो चले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ चले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चले। तो यहाँ पर आकर के इन्होंने आक्रमण करना चाहा, लेकिन डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के जो शासक थे ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे, इन्होंने बिना युद्ध किए ही 1728 ईस्वी में, कब? 1728 ईस्वी में खिराज देना तय कर लिया। क्या देना तय किया? खिराज देना स्वीकार किया या तय किया? खिराज देना स्वीकार किया। तो प्रश्न आए कि बताइए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया? तो 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने जो है मराठों को खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या होता है? टैक्स होता है, कर होता है। इन्होंने बिना युद्ध किए ही अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए मराठों से कहा कि हम तुम्हें कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हम पर आक्रमण ना करें। तब जाकर के मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आक्रमण किया नहीं, बल्कि उनसे खिराज लेना शुरू कर दिया। तो प्रश्न आए कि कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किया मराठों ने? 1726 ईस्वी में। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना कब स्वीकार किया? तो वो किया 1728 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए, एक मराठा नेता था, मराठा पेशवा, है ना। तो महाराष्ट्र का पेशवा था एक। पेशवा का नाम था, क्या नाम था पेशवा का? इसका नाम था बाजीराव। बाजीराव। तो पेशवा जो बाजीराव है, इस पेशवा बाजीराव ने यहाँ पर जो कोटा बूंदी पर आक्रमण किया, इससे पहले 1720 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1720 ईस्वी की बात है। इन्होंने जो पेशवा बाजीराव था, इन्होंने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का निश्चय किया। तो प्रश्न आए कि मराठा ध्वज, कौन सा ध्वज? मराठा ध्वज अटक से कटक तक, अटक से कटक तक फहराने का निश्चय, फहराने का निश्चय किसने किया? मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का निश्चय पेशवा बाजीराव ने किया। कब? 1720 में। वैसे देखिए, अगर हम बात करें उत्तर भारत की, ये दक्षिण भारत में था महाराष्ट्र, लेकिन उत्तर भारत में जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी ना, औरंगजेब की मृत्यु, तो यहाँ पर 1707 ईस्वी के बाद में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठों ने अपने पैर पसारने शुरू किए उत्तरी भारत की ओर, और इन्होंने उत्तरी भारत को जीतना उचित समझा और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने उत्तरी भारत की ओर क्या किया? अग्रसर हुए उत्तरी भारत की ओर युद्ध करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तब से इन्होंने जो है उत्तरी भारत की ओर पैर पसारने धीरे धीरे शुरू किए, और सर्वप्रथम इन्होंने निशाना बनाया किसको? राजस्थान को। कब? 1711 ईस्वी में। कोटा बूंदी पर आक्रमण कब? 1726 में। डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना कब से स्वीकार किया? 1728 ईस्वी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ऐसा कौन सा पेशवा था मराठों का जिन्होंने जो है मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का निश्चय किया था? वो था पेशवा बाजीराव। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ देखो, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर ही दिया 1728 में। इसके बाद में बूंदी में, कहाँ पर? बूंदी में क्या हुआ? बूंदी में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, और ये उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ 1734 ईस्वी में।
अब यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध जो शुरू हुआ ना, वो किस किस के बीच में हुआ? एक था बुद्ध सिंह बूंदी का, बुद्ध सिंह, और एक था दलेल सिंह। अब यहाँ पर बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के बीच में आपस में उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है और इस उत्तराधिकार युद्ध का फायदा उठाते मराठा। अब यहाँ पर जो मराठा थे, इन मराठों ने क्या किया? मराठों ने बुद्ध सिंह की सहायता की और बुद्ध सिंह से कहा, बुद्ध सिंह, हम तुम्हें यहाँ का शासक तो बनवा देंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको हम कहे वैसे कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ बुद्ध सिंह ने कहा कि आप जो कहेंगे वे करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ बूंदी का शासक केवल और केवल मुझे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बूंदी का शासक मराठों ने क्या किया? बुद्ध सिंह को बनाने में सहायता की और बुद्ध सिंह की जैसे सहायता की तो बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को पदच्युत करके, पद से हटा करके बुद्ध सिंह शासक बन गया। ये था बूंदी का, या फिर हम कह सकते राजस्थान के इतिहास में मराठों का पहला हस्तक्षेप। तो यहाँ प्रश्न ये भी आता है कि बताइए राजस्थान के इतिहास में, कहाँ के इतिहास में? राजस्थान के इतिहास में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? प्रथम हस्तक्षेप ये राजस्थान के इतिहास में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था और वो 22 अप्रैल 1734 ईस्वी, 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को। तो यहाँ पर 22 अप्रैल 1734 को क्या हुआ कि बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में बुद्ध सिंह की सहायता की मराठों ने। तो यहाँ बूंदी का शासक बनता है मराठा, ये बुद्ध सिंह, है ना। चलो एक बार इसको हटा दिया जाता है और अब देखिए यहाँ बूंदी के शासक के बारे में। तो बूंदी का शासक कौन बना? बुद्ध सिंह बना। कौन बना? बुद्ध सिंह बना। किन की सहायता से बना? सहायता किन की ली? मराठों की ली। किन की ली? मराठों की ली। तो यहाँ पर मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप, राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप वो हुआ 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को। तो यहाँ पर 22 अप्रैल 1734 को बूंदी का शासक बन जाता है बुद्ध सिंह और यहाँ पर जो है मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप हो जाता है। अब आगे मराठा क्या करते हैं राजस्थान की राजनीति में, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इनको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि होता क्या है। मराठों का राजस्थान में के राजनीति में जो है हस्तक्षेप करने के बाद में आखिरकार मराठा यहाँ पर क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से युद्ध करते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं। अब मराठा और राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मराठा और राजस्थान के बारे में हम कर रहे हैं बात। तो मराठा और राजस्थान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ जो है बिंदु है और प्रश्न क्या आते हैं वो प्रश्न देखेंगे इनमें से कि प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रथम जो प्रश्न बना था यहाँ से वो बना था, मराठों ने राजस्थान में धन इकट्ठा किया। क्या किया? धन इकट्ठा किया। अब ये धन कहाँ से इकट्ठा किया? वो किया मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से। कहाँ से? मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से। और ये धन इकट्ठा किया वो कब किया? मई 1711 ईस्वी को। ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है मराठों के बारे में कि मराठों ने राजस्थान में, इन्होंने मराठों ने राजस्थान में धन कहाँ से इकट्ठा किया? वो किया मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से मई 1711 ईस्वी में। इसके बाद में प्रश्न जो अगला पूछा जाता है वो पूछा जाता है, राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज हुई? राजस्थान में
मराठा आक्रमणों की धार तेज हुई। अब ये मराठा आक्रमणों की धार तेज हुई वो कब से हुई? 1724 ईस्वी से। पॉइंट टू पॉइंट सवाल है, पॉइंट टू पॉइंट ही यहाँ पर आंसर है कि कौन सा सवाल पूछा जाता है और कौन सा नहीं। तो मैं केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो सीधे सीधे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे 9th क्लास की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसका अध्याय नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति अध्याय नंबर 1 है। लेकिन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम मराठा और राजस्थान नामक टॉपिक दिया हुआ है और उसी मराठा और राजस्थान नामक टॉपिक की हम कर रहे हैं बात। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है, मराठों ने राजस्थान में धन इकट्ठा कब किया? तो मराठों ने राजस्थान में धन इकट्ठा किया मई 1711 में। कहाँ से किया? मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से। दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज हुई? राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज हुई? वो हुई 1724 ईस्वी से। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया? कहाँ पर? कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। मराठों ने कोटा और बूंदी पर क्या किया? आक्रमण किया। और वो किया कब? 1726 ईस्वी में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मराठों को डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना कब स्वीकार किया? खिराज का मतलब कर होता है। खिराज देना स्वीकार किया। कब किया स्वीकार? वो किया 1728 ईस्वी में। कब किया? 1728 ईस्वी में। और यहाँ से पांचवा प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि बूंदी में उत्तराधिकार युद्ध मराठा आक्रमणों के समय किन किन के बीच में हुआ? किन किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था बुद्ध सिंह व दलेल सिंह के मध्य में। बुद्ध सिंह व दलेल सिंह के मध्य में, जिसमें मराठों ने बुद्ध सिंह की सहायता की थी। तो मराठों ने किसकी सहायता की? बुद्ध सिंह की। तो राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप, राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप हुआ, वो हुआ 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को। ये 6 प्रश्न तो है ही, इसके बाद में आगे भी प्रश्न है, लेकिन एक बार बोर्ड भर चुका है इसलिए इनको मिटा देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे। तो पहला प्रश्न था अपना, मराठों ने राजस्थान में धन कहाँ से इकट्ठा किया? मेवाड़ के मंदसौर क्षेत्र से किया। कब किया? मई 1711 ईस्वी में किया। अगला अपना प्रश्न था, राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार कब से तेज हुई? वो हुई 1724 ईस्वी में। राजस्थान में मराठा आक्रमणों की धार तेज हुई। अगला प्रश्न था अपना, मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया? तो वो किया 1726 में। कब किया? 1726 में। अगला प्रश्न था, मराठों को डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना कब स्वीकार किया? वो किया 1726 ईस्वी में। और अगला प्रश्न था, बूंदी में उत्तराधिकार युद्ध मराठा आक्रमणों के समय किन किन के बीच हुआ? बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के बीच में हुआ, जिसमें मराठों ने बुद्ध सिंह की सहायता की।
और बुद्ध सिंह की सहायता करके जो है दलेल सिंह को पदच्युत करके बूंदी का शासक बनवा दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? वो हुआ 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।